आज बात करने वाले हैं पीआई इंडस्ट्रीज के बारे में, डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। ये हमारा लास्ट स्टॉक है जो हमारी सीरीज थी 10 स्टॉक्स ऑफ FY24। ये एक तरह के ग्रोथ स्टॉक्स थे विच वी वर पिकिंग, और पीआई इंडस्ट्रीज हमारे एक पोर्टफोलियो का भी स्टॉक है, मॉडल पोर्टफोलियो का, तो काफ़ी टाइम से हमारे साथ है और काफ़ी डिटेल में हम इसको रिव्यू करते हैं। तो आज इसका बहुत डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो आई विल प्रेजेंट अबाउट द बिजनेस, पीआई इंडस्ट्रीज का बिजनेस को समझाऊंगा। फिर श्रेणी का आपको थोड़ा फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से पीआई इंडस्ट्रीज कंपनी के बारे में बताएगा, और परिमल जो है विल टेल यू अबाउट द वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव एंड सिनेरियो एनालिसिस ऑन द वैल्यूएशंस। वो डिटेल में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि कंपनी करती क्या है, राइट, किस बिजनेस में है। तो कंपनी बेसिकली एक एग्रोकेमिकल बिजनेस में है। एग्रोकेमिकल मतलब एग्रीकल्चर में यूज होने वाले केमिकल। अब एग्रीकल्चर में यूज होने वाले मेजरली दो कैटेगरी के केमिकल होते हैं। एक तो होते हैं फर्टिलाइजर्स जो कि क्रॉप में बनाने में, मतलब उसको बड़ा करने में हेल्प करते हैं, और एक होते हैं क्रॉप प्रोटेक्शन केमिकल्स, मतलब जैसे इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड या हर्बिसाइड्स बोला जाता है। ये क्रॉप को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, फ्रॉम द पेस्ट एंड इंसेक्ट्स एंड एवरीथिंग। तो ये जो कंपनी है ये मेजरली एक क्रॉप प्रोटेक्शन बिजनेस में है, राइट। तो ये इंसेक्टिसाइड बनाती है, हर्बिसाइड बनाती है, पेस्टिसाइड्स बनाती है। दे आर नॉट इनटू फर्टिलाइजर बिजनेस, उसमें नहीं है, ठीक है, पहला। अब ये इनका बिजनेस मॉडल जो बाकी कंपनीज के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। इस टाइप की एटलीस्ट इन दिस सेगमेंट, मतलब एग्रोकेमिकल में ऐसी कोई कंपनी कोई शायद इंडिया में डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है। अगर हम कोई भी कंपनी देखें जो कि एग्रोकेमिकल में है, बड़ी बड़ी जैसे यूपीएल हो गई या सुमिटोमो हो गई, तो इस टाइप की जब कंपनीज के सब बात करते हैं तो ये बहुत ही डिफरेंट बिजनेस मॉडल में काम करती है पीआई इंडस्ट्रीज। तो कैसे वो डिफरेंट है उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो पहले तो इनका जो बिजनेस है वो दो सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। एक तो है पहला सीएसएम बिजनेस, तो विच इज बेसिकली कस्टम सिंथेसिस एंड मैन्युफैक्चरिंग। तो ये बिजनेस जो है, ये जो आपने ये वर्ड है, ये कस्टम सिंथेसिस जो वर्ड है, ये काफ़ी सुना होगा। कभी आपने सिंजीन का एनालिसिस किया है या डिवीज लैब का एनालिसिस। तो फार्मा में ये कुछ कंपनीज करती हैं, बट ये कंपनी ये चीज़, यही सेम चीज़ करती है एग्रोकेमिकल्स कंपनी के साथ। तो मतलब क्या है कि जैसे ही फार्मा ड्रग बनता है उसके भी क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, राइट, उसका डिस्कवरी होता है, क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं और फिर लॉन्च होता है। इसी तरह से एग्रोकेमिकल्स का भी सिमिलर ही प्रोसेस है। उनका भी क्लिनिकल ट्रायल होता है, मतलब ट्रायल्स होते हैं, टेस्ट होता है कि ये प्रोडक्ट चल रहा है, नहीं चल रहा है, इट इज सक्सेसफुल और नॉट, ठीक है। तो उसमें भी अच्छा खासा पैसा खर्च होता है, ठीक है। तो उस प्रोसेस में जो इनोवेटर्स हैं, काफ़ी सारी बड़ी बड़ी बिग कंपनीज हैं जो कि ये केमिकल्स पे रिसर्च करती हैं और नए नए केमिकल्स वर्ल्ड में लॉन्च करती हैं, राइट, सो दैट क्रॉप्स जो हैं वो और इम्प्रूव हो सकें। तो उनके साथ पीआई इंडस्ट्रीज वर्क करता है एज ए पार्टनर, एंड दे वर्क ऑन अ कस्टम सिंथेसिस बेसिस। मतलब उनमें हेल्प करता है कि उनकी मैन्युफैक्चरिंग में, ट्रायल्स टाइम पे, मैन्युफैक्चरिंग में, प्रोसेस सेटअप में, थोड़ा रिसर्च पर्सपेक्टिव से भी। तो ये सारे प्रोसेसेस में पीआई इंडस्ट्रीज जो है इनोवेटर कंपनीज के साथ एक बैकएंड की तरह, बैकएंड प्लेयर की तरह हेल्प करता है उनको, ठीक है, इन द वेरियस प्रोसेसेस जो कि ट्रायल्स में या फिर टेस्टिंग ऑफ दोज केमिकल्स में यूज होता है, ठीक है। तो वो वहाँ पर इनका मेजर बिजनेस है, जो कि ऑलमोस्ट 75% बिजनेस इनका उस कस्टम सिंथेसिस एंड मैन्युफैक्चरिंग, तो मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं उन्हीं कंपनीज के लिए इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करके, एंड देन दे सेल देयर केमिकल्स टू दोज बिग कंपनीज। तो काफ़ी सिमिलर एज आई सेड जैसे डिवीज में है, या फिर अगर हम सिंजीन के बारे में बात करें इंडिया में जो है, इस तरह की काफ़ी कंपनीज हैं जो फार्मा में बिजनेस करती हैं। तो दिस कंपनी वर्क्स अ सिमिलर मॉडल इन एग्रोकेमिकल स्पेस, तो वो काफ़ी डिफरेंट है। तो ये 75% इनका बिजनेस है, विच इज देयर मेजर बिजनेस ऑफ कोर्स। एंड देन दे हैव ए 25% बिजनेस ऑल्सो फ्रॉम द डोमेस्टिक बिजनेस। तो वहाँ पे ये क्या करते हैं कि अब इन कंपनीज के साथ टाइप तो है ही, उनके साथ नए नए ड्रग्स को लॉन्च करने में हेल्प कर रहे हैं, नए ड्रग्स लॉन्च कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड, राइट, वो सब चीज़ों में हेल्प कर रहे हैं उन कंपनीज को। तो अब वो ड्रग आ चुके हैं तो इनको ड्रग के बारे में पता है, मैन्युफैक्चर भी कर रहे हैं उनके लिए। तो वो ड्रग्स इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम ये करते हैं। तो ये क्या करते हैं, उन्हीं कंपनीज का बोलते हैं कि यार इंडिया में हम आपका ड्रग जो है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इन लाइसेंसिंग डील होती है कि भाई ठीक है, मेरे को लाइसेंस मिल गया इंडिया में ड्रग डिस्ट्रीब्यूट करने का, या को मार्केटिंग डील होती है कि आप भी डिस्ट्रीब्यूट कर लो, मैं भी डिस्ट्रीब्यूट कर लेता हूँ, या फिर पेटेंट एक्सपायर अगर हो गया है उस क्या कहते हैं केमिकल का, तो भी ये उसको
इंडिया में जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इस तरह से ये इन केमिकल्स को, एग्रो केमिकल्स को इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो 25% बिजनेस इनका उससे आता है एंड दे हैव गुड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इन इंडिया अबाउट इट। ठीक है, तो ये दो बिजनेसेस हैं। Now they are also trying to expand, do similar thing. They are planning to expand into pharma segment also. They have acquired a small company. Shrenik will talk about it in detail, but they are trying to enter into pharma segment as well. ठीक है, अब एग्रोकेमिकल से एंड दूसरे केमिकल्स में भी लाइक लास्ट 1 ईयर में अगर मैं बात करूं तो इनके कुछ 7 मॉलिक्यूल्स इन्होंने कमर्शलाइज करने में हेल्प की है वर्ल्ड वाइड, मतलब केमिकल कंपनीज के साथ। उसमें से एक जो है वो नॉन एग्रो केमिकल प्रोडक्ट है, तो मतलब केमिकल है बट नॉट एग्रीकल्चर केमिकल। तो ये नॉन एग्रो केमिकल में भी एंड फार्मा भी, तो बेसिकली सिंस दे नो दैट केमिस्ट्री, दे नो केमिकल्स, तो दे आर थिंकिंग कि हम ये फार्मा में भी कर सकते हैं क्या, या दूसरे स्पेशलिटी केमिकल्स में भी ये काम कर सकते हैं क्या, राइट। तो वहाँ पर थोड़ा थोड़ा एक्सपेंशन हो रहा है। ऑब्वियसली इट्स वेरी स्मॉल एंड वी डोंट नो वेयर इट विल गो, बट दैट्स व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू। तो अब अगर हम CSM बिजनेस के बारे में थोड़ा और बात करें तो टिपिकली 280 से लेकर 350 मिलियन डॉलर जो है वो खर्च होते हैं जो कंपनीज करती हैं, एग्रोकेमिकल जो इनोवेटर कंपनीज हैं, टू लॉन्च दैट प्रोडक्ट इन द मार्केट। मतलब पूरा उसका रिसर्च करने में, उसका पूरा ट्रायल्स करने में, उसका टेस्टिंग करने में, उस सारी चीज़ों में इतना पैसा खर्च होता है, मतलब ऑलमोस्ट 2.5 से 3 हज़ार करोड़ इंडिया के हिसाब से। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं अब उस पर काफ़ी सारी, तो उस कॉस्ट को कम करने के लिए ऑब्वियसली दीज कंपनीज जो ग्लोबल कंपनीज हैं, इनोवेटर कंपनीज हैं, ये काफ़ी सारा काम जो है वो अब जो है लो कॉस्ट डेस्टिनेशन जैसे चाइना या इंडिया में ये थोड़ा सा प्रोसेस को आउटसोर्स कर रही हैं। दे आर गिविंग दोज वर्क ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सम प्रोसेस ऑटोमेशन एंड ऑल दोज थिंग्स टू इंडियन कंपनी। उसमें से PI इंडस्ट्री जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। और सिंस दीज आर मोस्टली पेटेंटेड मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ये सब पेटेंटेड केमिकल्स होते हैं, तो इसमें एक बहुत बड़ा रोल होता है कि आपको केमिकल फॉर्मुलेशन वगैरह कोई चीज़ बाहर ना निकले, राइट। ये इन्फॉर्मेशन जो है कि कौन से केमिकल पे काम हो रहा है, क्या हो रहा है, ये चीज़ बाहर ना निकले, तो उसके लिए है, इसीलिए ये सब का आउटसोर्सिंग भी सिर्फ 1 या 2 कंपनीज के साथ ही ये काम करते हैं। तो द ट्रस्ट बिटवीन जो इनोवेटर कंपनी एंड द कंपनी लाइक PI इंडस्ट्रीज इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, हैज़ टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन एक बिलियन डॉलर के एक केमिकल्स होते हैं, उसका इन्फॉर्मेशन अगर बाहर निकल गया, राइट, और अंडर पेटेंट है वो प्रोडक्ट उस टाइम पे, तो कुछ हो गया तो फिर देन इट बिकम्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, राइट। तो बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो इसीलिए ये जो चीज़ है ना, ये रिलेशनशिप ट्रस्ट पे बहुत ज़्यादा मैटर करता है, और वो शायद PI इंडस्ट्रीज बहुत अच्छा कर पा रही है। तो इसीलिए PI इंडस्ट्रीज जो है ये काम बहुत अच्छा कर पाती है एंड दे वर्क विद 18 आउट ऑफ टॉप 20 ग्लोबल इनोवेटर इन एग्रोकेमिकल स्पेस। तो जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, जैसे सिंजेंटा वर्ल्ड का नंबर 1 एग्रोकेमिकल प्लेयर है, या बेयर कॉर्प साइंस नंबर 2 एग्रोकेमिकल प्लेयर है, या BASF है, कॉटेवा है, क्यूमाई केमिकल्स है, राइट। तो ये सब जो कंपनीज हैं, दे आर वन ऑफ द बिगेस्ट एग्रोकेमिकल इनोवेटर्स वर्ल्ड में। इन सब के साथ PI इंडस्ट्रीज जो है वो काम करता है। कस्टम सिंथेसिस जो इनका बिजनेस है, जो 75% पे पहुंच गया, ये इसी से इनकी जो मेजर ग्रोथ जो कंपनी में दिखी है आपको फ्रॉम रेवेन्यू एंड सेल्स, आगे उसके बारे में बात भी करेंगे, राइट। तो वो मेजरली इसी बिजनेस की वजह से ही दिखी है। आज भी करंटली Q3 FY23 के हिसाब से दे हैव अ ऑर्डर बुक ऑफ ऑलमोस्ट 1.8 बिलियन डॉलर, ऑलमोस्ट 15,000 करोड़ रुपए की इनकी ऑर्डर बुक है, जो कि एक्सपेक्टेड है कि 2 से 3 साल में कंप्लीटली लिक्विडेट हो जाएगी, राइट। तो ये बिजनेस ही इनको यहाँ तक लेके आया और इनका फोकस भी मेजरली इसी पे है, और उन्होंने सब बिजनेसेस सिर्फ इसी पे फोकस करते हैं, और साथ में इनका डोमेस्टिक बिजनेस विच इज़ नॉट दैट हाई ग्रोथ। मेजर जो बिजनेस है वो CSM बिजनेस ही है, जिस पे ये ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और वो पूरा जो है वही इनको मेजरली ग्रोथ देके जा रहा है। डोमेस्टिक बिजनेस जो है, अगर उसका आप ग्रोथ देखोगे तो वो उतना ज़्यादा नहीं है, राइट। अगर हम डोमेस्टिक बिजनेस की बात करें तो वैसे इनका स्ट्रांग है, वो 10 मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर है ये इंडिया में भी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एग्रोकेमिकल डिस्ट्रीब्यूशन पर्सपेक्टिव, राइट। 10,000 डिस्ट्रीब्यूटर हैं, 80,000 रिटेल टच पॉइंट्स हैं, तो वो सब चीज़ें हैं, राइट। लेकिन बिकॉज ऑफ दैट बिजनेस इज डूइंग सो वेल, ठीक है, तो ये बिजनेस जो है ये स्टिल आई थिंक इट विल कंटिन्यू डूइंग इट, बिकॉज ये एक कॉम्प्लीमेंट्री बिजनेस है। वो केमिकल बना ही रहे हैं, मैन्युफैक्चर हो ही रहा है, तो इंडिया में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो वैसा बिजनेस है ये, रादर देन टू मच फोकस कि नहीं हम खुद अपना इनोवेट करेंगे, खुद प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, ठीक है, या फिर
कुछ इस ज़्यादा फोकस करेंगे, तो वो मुझे लगता नहीं है। क्लियर फोकस जो है वो CSM बिजनेस पे ही है, और उसी बिजनेस के थॉट प्रोसेस से दे आर एंटरिंग इनटू अदर केमिकल्स एंड फार्मा एज वेल। तो बिजनेस समझने के बाद अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन में और समझते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। तो अगर हम रेवेन्यू सेगमेंट वाइज ब्रेकअप देखें तो जो हमारा एक्सपोर्ट बिजनेस है वो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है। एंड ओवर द इयर्स यानी FY17 से लेके अगर FY22 तक के हम देखें तो एक्सपोर्ट बिजनेस या जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स एंड इंटरमीडिएट्स वाला जो बिजनेस है वो उसका रेवेन्यू 62% से ज़्यादा बढ़ के 75% पे आ गया है एज अ ओवरऑल कंपनी के रेवेन्यू के टर्म्स में। एंड अगर हम जोग्राफिकल टर्म्स में देखें कि कौन सी जोग्राफीज़ में कंपनी सबसे ज़्यादा रेवेन्यूज़ कर रही है तो FY17 में नॉर्थ अमेरिका 23% पे था, लेकिन वो बढ़ के अभी सबसे बड़ा रीजन बन गया है एट 31%। जो एशियन जो डोमेस्टिक रेवेन्यूज़ है वो 40% जो उनका कंट्रीब्यूशन था वो वहाँ से गिर के 27% पे है। एब्सोल्यूट नंबर्स ये बढ़ रहे हैं, लेकिन बिकॉज नॉर्थ अमेरिका का शेयर काफ़ी तेज़ी से बढ़ा जो कोविड के पीरियड में वहाँ से रेवेन्यूज़ ज़्यादा है, तो उस वजह से कंपनी को काफ़ी बेनिफिट्स हुए एंड उस रीजन का जो रेवेन्यू शेयर है वो काफ़ी बढ़ गया। अगर हम कंपनी के ओवरऑल रेवेन्यू की ग्रोथ की बात करें तो लास्ट 10 इयर्स में कंपनी के रेवेन्यूज 18.5% के कैगार से ग्रो हुए हैं। और अगर हम इसे FY19 से लेके 22 तक देखें तो ये नंबर और भी ज़्यादा है एट 23.1%। एंड ये जो एक्सेस जो रेवेन्यू ग्रोथ है तो इसका एक वन ऑफ द मेजर ड्राइवर्स है चाइना। तो जो चाइना +1 स्ट्रैटेजी चल रही है चाइना में, जब लॉकडाउन्स हुए तो काफ़ी ज़्यादा बिजनेस PI इंडस्ट्रीज़ को मिला बिकॉज इनके काफ़ी सारे जो कॉम्पिटिटर्स है वो चाइना में है, तो उस वजह से कंपनी को अभी काफ़ी बेनिफिट्स हो रहे हैं। अगर हम मार्जिन्स फ्रंट पे बात करें तो हम देख सकते हैं कि कंपनी के मार्जिन्स काफ़ी स्टेडीली बढ़ रहे हैं। FY17 वॉज एन एक्सेप्शनल ईयर जहाँ पे जो कुछ रॉ मटेरियल के कॉस्ट वहाँ पे कम हुए थे एंड साथ ही साथ जो प्रोडक्ट मिक्स था उसके वजह से भी कंपनी के जो ग्रॉस लेवल के मार्जिन्स है वही बढ़ गए। एंड उसी के वजह से जो हम EBITDA लेवल्स पे देखें या नेट प्रॉफिट लेवल्स पे देखें तो मार्जिन्स एक पॉजिटिव पीक दिख रहा है। बट ओवरऑल स्टेडीली एक मार्जिन इंक्रीज जो किसी भी कंपनी में हम देखना चाहते हैं वो दिख रहा है। एंड आगे जाके भी कंपनी का गाइडेंस है कि वो ओवर द पीरियड मार्जिनली ही सही बट कंटिन्यूसली अपने मार्जिन्स के साथ फ्रंट पे इम्प्रूवमेंट देखेगी। एंड इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू कंपनी ने खुद ना गाइडेंस दिया है कि फॉर अ सस्टेनेबल पीरियड दे आर टारगेटिंग अ ग्रोथ ऑफ 20%। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि कंपनी के जो नेट प्रॉफिट्स है तो नेट प्रॉफिट्स 27% के कैगार से ग्रो हुए हैं ओवर द पीरियड ऑफ FY13 टू FY22। एंड जो 9 मंथ्स ऑफ FY23 के प्रॉफिट्स है वो सिर्फ 9 मंथ्स के प्रॉफिट्स ही FY22 के टोटल प्रॉफिट से भी बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। तो दिस इज ऑल्सो अ पॉजिटिव साइन फॉर द कंपनी। अगर हम R&D के बारे में बात करें, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिलेटेड एक्सपेंसेस है तो कंटिन्यूसली ये एक्सपेंसेस बढ़ते जा रहे हैं। FY16 एंड 17 की अगर हम बात करें तो एक बहुत बड़ा अपटिक देखने को मिला था इसमें। तो इसका एक रीज़न ऐसा है कि जो कैपिटल लेवल के एक्सपेंसेस है यानी कि जो कंपनी ने प्लांट सेटअप किया, जो बिल्डिंग्स खरीदी वहाँ पे, तो उस वजह से कैपिटल एक्सपेंसेस की वजह से वहाँ पे एक बड़ा अपटिक है। लेकिन जो रेवेन्यू एक्सपेंसेस है वो ग्रेजुअली कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं। एंड दिस इज ऑल्सो गुड साइन फॉर द कंपनी बिकॉज रिसर्च इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर बिजनेस। अगर हम कैश फ्लोज की बात करते हैं तो FY13 में जो फ्री कैश फ्लोज है, फ्री कैश फ्लोज मतलब जो ऑपरेशन से कैश फ्लोज होने वाले हैं एंड जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए यानी अगर हम जो एसेट्स परचेज करने के लिए जो कैश आउटफ्लो होता है उसको अगर उससे लेस कर दे तो हमें जो रिमाइंडर मिलता है वो होता है हमारा फ्री कैश फ्लो। तो फ्री कैश फ्लोज FY13 में नेगेटिव थे लेकिन उसके बाद से कंटिन्यूसली पॉजिटिव रहे। FY19 और 20 में अगर हम देखें तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस और फ्री कैश फ्लोज में एक बहुत बड़ी डिस्पैरिटी दिख रही है। एंड इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे कंपनी ने काफ़ी बड़े इन्वेस्टमेंट्स किए, काफ़ी ज़्यादा केपेक्स किया उस पीरियड में, तो उस वजह से वहाँ के फ्री कैश फ्लोज थोड़े कम थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि कंपनी का डेट प्रोफाइल कैसा है
तो हमने अभी रिसेंटली देखा कि जो फ्री कैश फ्लो है वो पॉजिटिव है, मतलब कंपनी को रन करने के लिए बोरोइंग्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। उसी वजह से उनकी डेट टू इक्विटी वो काफ़ी कम लेवल पे FY22 में 0.04 का डेट टू इक्विटी रेशियो था। अगर हम रिटर्न्स की बात करें कि ROE ROCE कैसे है, तो वो कंटिन्यूसली 15-16% के ऊपर रहे। हमें थोड़ा सा एक डिक्लाइन देखने को मिल रहा है कि FY20 के बाद से जो नंबर्स है वो कम हो रहे हैं, बिकॉज FY20 में कंपनी ने एडिशनल फंड रेजिंग किया था। 2000 करोड़ का क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट हुआ था। उस वजह से जो बेस है वो बढ़ गया, एंड अभी तक के वो फंड्स पुट टू यूज़ नहीं हुए हैं, तो वो ज़्यादा उन रिटर्न जनरेट नहीं कर रहे वो फंड्स, बट डिनोमिनेटर में इंक्लूडेड है, तो उस वजह से ओवरऑल रेशियो यहाँ पे सबड्यूड है। सो ये बात थी फाइनेंशियल्स की। हमने कंपनी के बिजनेस देख लिया, कंपनी के फाइनेंशियल्स देख लिए। अब कंपनी के जो न्यू वेंचर्स है कि वो जो एग्रोकेमिकल बिजनेस के अलावा वो और क्या क्या करने का सोच रहे हैं। सो कंपनी के दो ऐसे सेगमेंट्स जो वो एक्सप्लोर कर रहे हैं, वन इज़ द इलेक्ट्रॉनिक केमिकल्स एंड द अदर वन इज़ फार्मा। तो ये दोनों बिजनेस में कंपनी ने 2021 में ही एंट्री लेना स्टार्ट किया था। FY22 में जो इलेक्ट्रॉनिक केमिकल्स है, इसके 2 मॉलिक्यूल्स कंपनी ने कमर्शियलाइज किए थे, एंड अभी तो ये काफ़ी नेसेंट स्टेज पे है, तो इसलिए यहाँ पे कमेंट करना बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाएगा। एंड सिमिलरली फार्मा बिजनेस पे सो जो 2000 करोड़ का QIP यहाँ पे हमने देखा था, तो वो QIP बेसिकली फार्मा रिलेटेड एक्सपेंशन के लिए था। लेकिन अभी तक के कंपनी के तरफ से कोई भी स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट्स हमें फार्मा बिजनेसेस के लिए देखने के लिए नहीं मिले। इनफैक्ट कंपनी ने अपने कॉन कॉल्स में भी सिर्फ इतना ही बताया कि वो एडवांस स्टेज पे है फॉर सम इनऑर्गेनिक एक्सपेंशन रिलेटेड टू द फार्मा बिजनेस। अगर हम फार्मा बिजनेस की बात करें तो कंपनी इज टारगेटिंग कि वो CDMO बिजनेस मॉडल पे जाए। CDMO यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, उन्हें हम CDMO कहते हैं। तो यहाँ पे इस बिजनेस में कंपनी क्या करेगी, वो जो दूसरे फार्मा कंपनीज के लिए कॉम्प्रिहेंसिव सर्विसेज प्रोवाइड करेगी फॉर ड्रग डेवलपमेंट, ड्रग एंड ड्रग मैन्युफैक्चर। सो दिस इज अबाउट द फार्मा बिजनेस। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं कंपनी के गवर्नेंस के बारे में। तो गवर्नेंस पर्सपेक्टिव से अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं, तो FY20 या कैलेंडर ईयर 20 में अगर हम देखें, तो जो इंस्टीट्यूशनल होल्डर्स का जो स्टेक है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। खास करके जो हमारा FIS का स्टेक था वो दिसंबर 19 में 13.8% था, एंड वो दिसंबर 20 में 19.5% हो गया। सो इसका रीज़न ये है कि जो QIP हुआ था, तो उस वजह से इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का स्टेक बढ़ गया। एंड अगर हम एक चीज़ देखें कि यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स का जो स्टेक है वो कंटिन्यूसली गिर रहा है, एंड ओवरऑल लास्ट 5 years में जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है वो काफ़ी ज़्यादा रिटेल होल्डिंग्स भी एक्वायर कर रहे हैं, एंड उनका एज अ कंपोजिशन ऑफ फ्री फ्लोट उनका शेयर कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी पॉजिटिव साइन फॉर द कंपनी। अब वैल्यूएशन के बारे में बात करेंगे। PI इंडस्ट्रीज के ग्रोथ ओरिएंटेड ये कंपनी है, ओवरऑल इंडस्ट्री भी काफी अच्छी ग्रो कर रही है, और उसमें ये एक ऐसा यूनिक प्लेयर है जो अपने आप को पोजीशन करके चलता है। बट रिसेंटली हमने कुछ करेक्शन भी स्टॉक में देखा है। अब ये करेक्शन फर्स्ट टाइम है क्या? नहीं है, फर्स्ट टाइम नहीं है। अराउंड 20% ये स्टॉक अपने 52 वीक हाई या फिर ऑल टाइम हाई से ये नीचे आया है। अब इससे पहले 2021-22 में भी एक करेक्शन हुआ था, ऑलमोस्ट 32% का ये करेक्शन हुआ था। उसके पहले दिसंबर 2020 में 18% से ये स्टॉक करेक्ट हुआ था, एंड कोविड वाला जो फॉल था उसमें 36% ये स्टॉक करेक्ट हुआ था। सो दिस वॉज नॉट द फर्स्ट टाइम PI इंडस्ट्रीज का स्टॉक करेक्ट हुआ है। बट ओवरऑल अगर वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से बात करते हैं, लॉन्ग टर्म एवरेजेस के पर्सपेक्टिव से अगर हम यहां पे बात करेंगे, तो वहां वो नंबर्स क्या सजेस्ट कर रहे हैं ये भी थोड़ा सा देखेंगे। एंड अल्टीमेटली लास्ट में जाके एक सिनारियो एनालिसिस जो आप लोगों को काफी पसंद आ रहा है आजकल, उसको भी हम आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। ओवरऑल इंडस्ट्री वाइज ग्रोथ या कंपनी की ग्रोथ या फिर कंपनी के मार्जिन कैसे रहेंगे, उस एंगल से ये वैल्यूएशंस का पर्सपेक्टिव मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूं।
पहले अभी का वैल्यूएशन मैट्रिक्स क्या कहता है इसको समझते हैं। जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है इस कंपनी का, दैट इज अराउंड 47,000 करोड़ रुपीस का, 48,000 करोड़ रुपीस का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। एंटरप्राइज वैल्यू अगर हम इस कंपनी के देखते हैं तो वो भी अराउंड 47,000 करोड़ रुपीस की है। प्राइस टू बुक रेशियो इज अराउंड 6.88 टाइम्स। करंट पी रेशियो जो है 41-42 के बीच में अभी दिख रहा है हमें। अब मीडियन पी रेशियोज क्या कहते हैं उसको समझते हैं। तो 1 ईयर का मीडियन पी रेशियो वाज 49.49, 3 ईयर का मीडियन पी रेशियो इज 53.30, 5 ईयर का मीडियन पी रेशियो इज 46.51 एंड 10 ईयर्स का मीडियन पी रेशियो इज 36.20। 1, 3 और 5 साल के पी रेशियोज, मीडियन पी रेशियोज अगर हम देखेंगे तो ये वैल्यूएशंस कंफर्टेबल लग रहे हैं। बट अगर मैं 10 साल का मीडियन पी रेशियो यहां पे देखता हूं, सो देन देयर इज अ प्रीमियम ऑफ ऑलमोस्ट 15 to 17%। अब ये 15 to 17% का प्रीमियम 10 साल के पी रेशियो पे क्यों दिख रहा है हमें? बिकॉज इस इंडस्ट्री का क्लियर री रेटिंग हुआ है। ये जो चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी या फिर चाइना ने जो ब्लू स्काई पॉलिसी इंप्लीमेंट की थी उसकी वजह से स्पेशलिटी केमिकल्स के बहुत बड़ा सेगमेंट जो है वो चाइना से बाहर गया और बाकी कंट्रीज में वहां पे वो सेट होने लगा, जिसमें ये भी एक कंपनी है जिसको बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ है। सो दैट्स व्हाई क्लियर केस ऑफ री रेटिंग यहां पे हमें दिख रही है, पीआई इंडस्ट्रीज की हुई है। और इसीलिए ये जो रीसेंट करेक्शन इवन आफ्टर गुड रिजल्ट्स जो हमने देखा है वो इसके पी रेशियो को थोड़ा सा अट्रैक्टिव हमें बता रहा है कंपेयर टू दी 1 ईयर, 3 ईयर एंड 5 ईयर मीडियन पी रेशियोज। अब ये सही है गलत है, आई थिंक हम वो प्रोजेक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एजम्पशंस जो हम ग्रोथ के करने वाले उसके हिसाब से हम देखेंगे। एबिटा मार्जिन्स की अगर हम बात करते हैं लास्ट 9 मंथ्स के जो है वो है 24.3% एंड पैट मार्जिन्स जो है वो है 19.3% के। यहां जो रेशियो है एबिटा मार्जिन का और पैट मार्जिन्स का काफी स्ट्रांग है इस कंपनी का। अब बात करते हैं नेक्स्ट 10 सालों में रेवेन्यू ग्रोथ कैसे आती है और उसमें हम ये सिनेरियो एनालिसिस आप लोगों के सामने प्रेजेंट करेंगे जिसमें कंजर्वेटिव, मॉडरेट और एग्रेसिव ये 3 सिनेरियोज हम डिस्कस करने वाले हैं। रेवेन्यू ग्रोथ फॉर नेक्स्ट 5 इयर्स, 1 to 5 इयर्स, जो हमने कंजर्वेटिव ग्रोथ हमने कंसीडर की है रेवेन्यू की वो 16% है, मॉडरेट ग्रोथ 18% एंड एग्रेसिव ग्रोथ 20%। एंड आफ्टर 6 to 10 years, between 6 to 10 years the growth will again moderate little high, on a higher side. That will be conservative way में 12% की ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मॉडरेट वे में 14% की रेवेन्यू ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एंड एग्रेसिव सिनेरियो में वी आर एक्सपेक्टिंग 16% ग्रोथ। अब हमारे पास लास्ट 12 मंथ्स का तो रेवेन्यू अवेलेबल है, दैट इज अराउंड 6,321 करोड़ रुपीस। अब ये रेवेन्यू जो है ग्रोथ जो है वो हम इसको इंप्लीमेंट करते हैं फॉर नेक्स्ट 10 इयर्स। कंजर्वेटिव वे से रेवेन्यू जो रहेगा आफ्टर 10 इयर्स वुड बी अराउंड 23,000 करोड़ रुपीस। मॉडरेट वे से ये रेवेन्यू जो रहेगा वो 28,000 करोड़, 28,000 करोड़ रुपीस के नजदीक रहेगा एंड एग्रेसिव वे से दिस रेवेन्यू वुड बी अराउंड 33,000 करोड़ रुपीस। और अभी के अगर पैट मार्जिन्स की हम बात करते हैं, करंट पैट मार्जिन्स आर अराउंड 19% प्लस, बट हम कंजर्वेटिव वे में 16% का पैट मार्जिन कंसिडर करेंगे, मॉडरेट वे में 19% का पैट मार्जिन कंसिडर करेंगे एंड एग्रेसिव वे में 22% का पैट मार्जिन हम यहां पे कंसिडर करने वाले हैं। अब इसको हम इस पैट मार्जिन के थ्रू हमें पैट मिलेंगे, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आफ्टर 10 इयर्स कितने हो सकते हैं। कंजर्वेटिव वे से ये जो ग्रोथ हो, ये पैट हो सकता है 3,700 करोड़ रुपीस का, मॉडरेट वे से ये 5,290 करोड़ रुपीस का पैट हो सकता है एंड एग्रेसिव वे से ये पैट हो सकता है 7,268 करोड़ रुपीस का। अब ये जो हमने नंबर्स पैट के आपके सामने रखे, अब हमें एक इंपॉर्टेंट रेशियो यहां पे निकालना है, वो है प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। उसको कैसे कंसिडर किया जाए? नॉर्मली जो ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, रेवेन्यू ग्रोथ हो या फिर थोड़ा बहुत पैट ग्रोथ भी वैसा ही रहेगा, तो उस ग्रोथ का 2 टाइम मल्टीपल हम रखेंगे। मतलब अगर हमने रेवेन्यू ग्रोथ 12%, 12-12.5% की कंसिडर की है आफ्टर 10 इयर्स, तो वहां पे हम पी रेशियो भी कंजर्वेटिव वे में 25 टाइम्स का कंसिडर करेंगे। और अगर हमने रेवेन्यू ग्रोथ 14%, 14 to 16% अगर हम कंसिडर कर रहे हैं, so then P ratio will consider around 33 times and अगर aggressive way में हम growth consider कर रहे हैं 16 to 20%, so then the P ratio we will consider around 40 times। तो अगर ये
रेशियोज हम अप्लाई करते पी रेशियोज ऑन प्राइस टू मल्टीपल फॉर द पैट्स, तो देन एंडिंग मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना हो सकता है इस कंपनी का कंजर्वेटिव वे से? वो हो सकता है 93,000 करोड़ रुपीस आफ्टर 10 ईयर्स। मॉडरेट वे से ये हो सकता है 1.74 लाख करोड़ रुपीस एंड एग्रेसिव वे से ये मार्केट कैपिटलाइजेशन हो सकता है 2.90 लाख करोड़ रुपीस। सो कंजर्वेटिव वे से अगर हम देखते हैं, सो देन द एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस ग्रोथ वुड बी अराउंड 7%। ये सही में बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव लग रहा है हमें, बट इट्स बेटर, मतलब सिनेरियो एनालिसिस है तो इसमें बायस ना होना यही सही है। मॉडरेट वे से अगर आप देखते हो तो अराउंड 14% का शेयर प्राइस ग्रोथ इस कंपनी में हो सकता है इन नेक्स्ट 10 ईयर्स। एंड एग्रेसिव वे से अगर ये इंप्लीमेंट हो पाता है, इन्होंने जो प्लानिंग, मतलब ये जो इंडस्ट्री ग्रो होगी अगर एग्रेसिव वे से और ये कंपनी भी, सो देन 20% का शेयर प्राइस ग्रोथ इस कंपनी में हो सकता है। सो कंजर्वेटिव वे से मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो बहुत ज्यादा इस वैल्यूएशन पे तो हमें नजर नहीं आ रहा है, बट अगर ये जो कंपनी है इसके 10 ईयर लॉन्ग टर्म पी एवरेजेस की तरफ अगर जाता है, मीडियम पी की तरफ, सो देन दिस कंपनी कैन लुक अट्रैक्टिव, ऐसा लगता है। सो नॉर्मली ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज विच आर लिटिल प्रीमियमली वैल्यूड, ये जो कंपनीज होती है इसमें स्टैगर्ड वे ऑफ इन्वेस्टिंग एक सही अप्रोच हो सकता है, ऐसा हमें लगता है। बाकी आप आपके एडवाइजर को पूछ के इन्वेस्टमेंट के कॉल्स ले सकते हो। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, और अगर आप लोगों को लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं तो investindia.in को विजिट करना मत भूलिएगा, और हमारे रिसर्च प्रोडक्ट्स उसमें मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड इफ यू नीड एनी हेल्प इन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, तो आप हमारे रिलेशनशिप सेल से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। 1-on-1 सेशंस आर ऑल्सो अवेलेबल फॉर डिटेल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग। आशा करूंगा आप जरूर हमें कॉन्टैक्ट करोगे। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।